बच्चे हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, याद है? SN1 और SN2 हमने उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, तो ऑलरेडी तुम्हें सबको आइडिया अब है क्या। उसके अंदर हमने किया क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि SN1 और SN2 के हिसाब से था, यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर। डन। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का फर्क समझ में आता है? एलिमिनेट हो जाने का मतलब क्या हुआ, वहां से हट ही जाएगा। सब्स्टिट्यूट होने का मतलब क्या हुआ, उसकी जगह दूसरा आके लग जाएगा। ऐसे ही रहा। अब जब एलिमिनेशन होगा, मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन में एक कार्बन के पास जो ऑलरेडी एक हेलोजन लगा हुआ है या कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसी चीज लगी हुई है, अगर वो हटती है, उसके बदले में आके दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया था, तो कार्बन का वो वाला जो बॉन्ड जो कि हेलोजन के हटने की वजह से खाली होना चाहिए था, वो वापस से भर गया। दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अब एलिमिनेशन में अगर कार्बन के साथ कोई कंपाउंड लगा हुआ है और वो चला ही गया है, अगर वो चला ही गया है, तो अब उस बॉन्ड का क्या होगा? तो वो बॉन्ड आकर शेयर होगा नेबरिंग कार्बन के पास, और वहां मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जानी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? कुछ इसी टाइप से होना चाहिए कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन था तो सेम जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट थी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कार्बन के जितने बॉन्ड जैसे जैसे पहले थे उसी टाइप से बनेंगे। फर्क सिर्फ इतना आ रहा था कि SN2 के अंदर हमने देखा था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गई थी, SN1 के अंदर इन्वर्जन भी नहीं हो रही थी, है ना? तो अगर हमारे पास इस टाइप से था, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं था, कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन थी सिर्फ। अगर मेरे पास एलिमिनेशन होगा तो वहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, या फिर हम ये कहें कि sp3, sp2 या सिंपल sp, उसके अंदर फर्क आ जाएगा। डन। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से अपना। एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इन शब्दों पे ध्यान देना, बहुत आसान चीज है, बताइए। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी का मतलब समझ रहे हो क्या है? हटा देना। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एक हाइड्रोजन एक हेलोजन दोनों को हटा दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया। अगर अब हमारे पास एक कार्बन एटम है जिसके पास एक कार्बन और एक दूसरा कार्बन, हमारे पास दो कार्बन है ऐसे आपस में कनेक्टेड है, मान लो इधर कार्बन और इधर कार्बन ऐसे बॉन्डेड है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ मान लो हेलोजन लगा हुआ है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब इधर से हाइड्रोजन चला जाए, इधर से हेलोजन चला जाए, HX अपना अलग बना लेंगे, और यहां से जब हेलोजन गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके चला गया, हाइड्रोजन गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोड़ के चला गया। जब हेलोजन गया तो यहां पे पॉजिटिव बना, हाइड्रोजन गया तो यहां पे नेगेटिव छोड़ के गया। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं? सीधी बात है, एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। किसी को दिक्कत? बात समझ में आई है? इसी को अगर मैं रिवर्स तरीके से समझूं तो क्या है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हमने ये किया था इसी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के जो पहले वाला पार्ट था, जब हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ा था, उसमें फ्रॉम एल्कीन्स हमने क्या किया था? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ब्रेक करेगा, याद करो, जिसके अंदर हमने सिट्जेव रूल भी समझा था, और जिसके अंदर मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव वाला भी समझा था कि किस कार्बन पे आके हाइड्रोजन लगेगा, किस कार्बन पे आके हेलोजन लगेगा। वो मार्कोनिव रूल में यही तो समझा था ना, मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव में, कि भाई अगर डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक कार्बन पे आके हेलोजन जुड़ जाएगा। इसी रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स वे में समझ रहा हूं तो वो एलिमिनेशन को समझा रहा है, दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का रिमूवल हो रहा है वहां से, और अगर उनका रिमूवल होगा तो जाहिर सी बात है वापस से जाके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो sp3 सिंगल बॉन्डेड थी उससे हटकर sp2 पे शिफ्ट हो गई है। क्लियर बात है ये वाली? डन है बच्चा? यूवल पता चला है? चलो, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स का पार्ट हो गया। व्हेन अ हेलो एल्कीन विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, देन एल्कीन इज फॉर्म। बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन पता क्या होता है? अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जिसके साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, उस कार्बन के साथ जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन। तो अगर जो बीटा हाइड्रोजन, मतलब अगर मैं यहां पे फिर से बनाऊं इसे, तो क्या बात कर रहा था मैं कि यहां पर अगर इस पे हेलोजन लगा हुआ है, इस पे हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा कार्बन, और ये क्या हुआ? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड बीटा हाइड्रोजन।
तो बीटा हाइड्रोजन और हेलोजन हट जाएंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसी को परेशानी इसमें? ठीक है, तो यहां पर तुम एक चीज नोटिस करोगे, यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, बी। बी क्या है? बी एक ऐसी चीज है जो आके हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाएगी। अब अगर हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाएगी, यहां से ये अपना क्या हो रहा है, बी बेसिकली है क्या, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। वो हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? हेलोजन की वजह से इस पूरी कार्बन चेन के अंदर पोलैरिटी आ गई है, और उस पोलैरिटी को कंपनसेट कौन कर रहा है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इधर आ गया, उस पर डेल्टा पॉजिटिव आया, उस डेल्टा पॉजिटिव के तरफ न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो वो हाइड्रोजन को ले गया। इधर से अगर एक न्यूक्लियोफाइल इसके साथ निकल गया, यहां से एक नया न्यूक्लियोफाइल जनरेट होके निकल जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ये वाली बात पक्का, ये पार्ट समझ में आ रहा है तुम्हें? अब मैंने जब पहली बारी में समझाया था, मैंने तुम्हें बहुत आसान करने के लिए एक चीज कही थी कि यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हेलोजन हटा, HX बन गया। HX ऐसे सीधा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर HX ऐसे ही बनता होता तो ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होना चाहिए था, जो कि नहीं था, है ना। ये अपने आप हाइड्रोजन और हेलोजन डिसोसिएट नहीं करेंगे। ये किसके इन्फ्लुएंस में करेंगे? जब यहां पर कोई और न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नेगेटिव चार्ज के साथ आके किसी के ऊपर अटैक करेगा। समझ में आई है? और इसके साथ अगर ये हाइड्रोजन चला जाता है तो ये BH सेपरेट आउट हो गया। अब BH अगर चला जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां आया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके एक नया न्यूक्लियोफाइल सब निकल गया यहां से। समझ में आ गई ये बात? न्यूक्लियोफाइल जब आके सेटिस्फाई हो रहा तो पैरेलली एक नया न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है, और ये हमारा कौन सा होता है? लिविंग ग्रुप, जो चला गया यहां से। समझ में आ गया बच्चे सबको? ये प्रोसेस क्लियर है? तो इसके अंदर हमारे पास जो ये बी है, ये बी बेसिकली क्या था बच्चा? बेस। कौन सा बेस? ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस के पास टेंडेंसी क्या थी? एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, है ना। तो वो हमारे पास आ गया, एक्स हमारे पास लिविंग ग्रुप आ गया। किसी को दिक्कत? अब यहां पर एक कहानी क्या आती है ना, देखो सिंपल, अगर ये मेरे पास ऐसा वाला एग्जाम्पल है जो मैंने अभी बनाया, जो ऊपर बोर्ड पे समझाया था, कि दो कार्बन है, एक पे हाइड्रोजन है, एक पे ब्रोमीन है, इधर का हाइड्रोजन चला गया, इधर का ब्रोमीन चला गया, सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर यहां पर मैं एक ऐसा कार्बन चेन बनाऊं जो कि अनसिमेट्रिकल है, यहां ध्यान से देखो। अब ये अनसिमेट्रिकल कार्बन चेन क्यों है? क्योंकि यहां पर ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ लगा है वो कार्बन अल्फा, तो यहां ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, यहां दो दो बीटा कार्बन बन गए कि नहीं? बात समझ में आ रही है? जिसके साथ हमारे पास डायरेक्टली हेलोजन लगा हुआ है ये अल्फा कार्बन, और इसके साथ लगा हुआ कार्बन बीटा कार्बन और बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है तो दो बीटा हाइड्रोजन, यहां पे तीन बीटा हाइड्रोजन। तो ये दो अलग अलग तरह के कार्बन हो गए कि नहीं? एक पे दो हाइड्रोजन है, एक पे तीन हाइड्रोजन है। अब इसका हाइड्रोजन हटेगा या इसका हटेगा? ये पार्ट आ गया। ये तो फिर दो अलग रिएक्शंस बनेंगे, तो किसका हाइड्रोजन हटेगा उसको डिसाइड करता है बेटा सिट्ज़ेफ रूल। ध्यान से समझना, ये याद रखेंगे। जैसे मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ या SN1 SN2 जितना इंपॉर्टेंट था, उतना ही हमारा सिट्ज़ेफ रूल आ जाता है। सिट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंगली है क्या? अकॉर्डिंग टू सिट्ज़ेफ रूल, व्हिच कैन बी समराइज्ड एज, in dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon atoms। क्या बोला गया है कि यहां पर प्रेफरेबली वो वाला डबल बॉन्डेड कार्बन एटम बनेगा, वो वाला डबल बॉन्डेड कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा, प्रेफर्ड प्रोडक्ट वो फॉर्म होगा एल्कीन जिसके अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ। क्या बोला? डबली बॉन्डेड। अब देखो, हम मुझे पता है यहां से अगर हाइड्रोजन हटता है, यहां से हाइड्रोजन, यहां से ब्रोमीन, ब्रोमीन तो एक ही कार्बन के पास से हटेगा, सबको पता है, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। अगर यहां डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ भी एक ही एल्काइल ग्रुप, ऐसा ही हुआ। और अगर यहां से हटके ये हाइड्रोजन छोड़ता तो इधर डबल बॉन्ड आता, तो इधर डबल बॉन्ड वाले में इसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप है? एक भी नहीं। उस वाले के साथ एक चेन है, पर इस वाले के डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ कितने एल्काइल ग्रुप होंगे? एक भी नहीं। तो सिट्ज़ेफ रूल ये कहता है हमेशा प्रेफरेबल प्रोडक्ट वो बनेगा
जिसके अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा अटैच होने चाहिए। जिस केस में ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ होंगे वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। समझ में आइए बच्चे, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? एक बार इसको अभी समझते हैं वापस से। ये देखो बच्चा, हमारे पास अगर इस बीटा कार्बन के अक्रॉस हाइड्रोजन हटे और यहां पे अगर हटेगा, देखो अब हमारे पास हो क्या रहा है ये ध्यान से समझना। इसमें बीटा कार्बन के अक्रॉस नहीं, मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इन वाले कार्बन के बीच में से हट जाता है बॉन्ड, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, ब्रोमीन तो हटा ही, और इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन हट जाता है तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। डबल बॉन्ड यहां आया तो यहां पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कम बने। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अगर हमारे पास कम बने, डबल बॉन्ड यहां बना, तो ये क्या बना, माइनर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमारे पास उल्टा हो जाता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन यहां पे बन रहा है हमारा, मतलब इस वाले कार्बन एटम के पास से हाइड्रोजन हट रहा है, तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। जब डबल बॉन्ड यहां बन रहा है, दिख रहा है बच्चे सबको कहां की बात कर रहा हूं मैं? जब यहां बन रहा है तो ये क्या बना, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा। किसी को परेशानी? ये होता क्यों है? स्टेबिलिटी की वजह से। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अंदर हमारे पास, एक बात समझो ना, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा अटैच होंगे उतना स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। हमारे पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन सकते थे, वो क्लियर है। या तो यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता था हमारा, या यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता था, दोनों वाला पार्ट वैलिड है। अब हमें इसमें से सेलेक्ट करना है। सेटजेफ रूल ने क्या कहा कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स दोनों तरफ ज्यादा अटैच हो जाएंगे। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जितने ज्यादा कार्बन चेन के साथ होंगे उतनी स्टेबिलिटी हाई रहती है, ठीक है, उतने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी वो वाला हमेशा हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। क्लियर है? अब एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या रहेगा, देखो बच्चा, एलिमिनेशन में है व्हेन एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। एल्काइल हैलाइड्स व्हेन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल इट मे अंडरगो आइदर सब्स्टिट्यूशन वाया SN1 SN2 और एलिमिनेशन। ये भी तो पार्ट है, क्योंकि अगर इसी रिएक्शन में ऊपर वाले में मैं ये कहूं कि अगर हम एल्काइल हैलाइड को न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल ही तो हमने देखा था SN1 SN2 में क्या करवा रहा था, सब्स्टिट्यूट करा रहा था। वहां से एक लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल रहा था, जैसे OH आ रहा था, एल्कोहल की फॉर्मेशन में क्या था, हेलोजन को बाहर निकाल दिया और खुद आके जुड़ गया। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर एलिमिनेशन का पार्ट कहां से आ गया? एलिमिनेशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, सब्स्टिट्यूशन से काम चल रहा था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा? पहला पार्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ये याद रखेंगे अब सारे कि हमें कंप्लीट द रिएक्शन अगर दिया जाता है तो कैसे पता चलेगा कि एलिमिनेशन लगाएं या सब्स्टिट्यूशन लगाएं। पहला है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कौन सा जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे रिएक्ट कराने के लिए, तो उसमें है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो हमारे पास रहेंगे। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, SN2 रिएक्शन। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स कैन ओनली अंडरगो SN सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, है ना, कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, अपने को पता है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN2 करेंगे, टर्शियरी वाला SN1 करेगा, लेकिन जो सेकेंडरी वाला है वो क्या करेगा, दोनों ही जा सकता है, वो तो दोनों तरफ जा सकता है। तो इट डिपेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये क्या बात हुई अब यहाँ? अपने को पता है, देखो SN1 रिएक्शन की तो एक ही स्टोरी है भाई, जिसके अंदर जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बने उतना ज्यादा SN1 को सपोर्ट करेगा। याद है जब मैंने SN1 बताया था तो मैंने क्या कहा था, सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस का एक केस नहीं बोला था मैंने कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से चलो ठीक है हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पा रहा, लेकिन पैरेलली एक और पार्ट भी तो था, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उतने ज्यादा एल्काइल ग्रुप क्या देंगे, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बोकैटाइन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। जितना कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उतना SN1 रिएक्शन डोमिनेट करेगा। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? ये पता है सबको कि एल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करेगा तो कार्बोकैटाइन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा जिस भी लेवल तक होगा, और जितना ज्यादा वो होता जाएगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आता जाएगा उतना ज्यादा कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा।
तो मेन कहानी SN1 के सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस का पार्ट नहीं था, उसके अंदर साथ में ये भी था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल उतना SN1 रिएक्शन होने की संभावना ज्यादा। डन है। अब हमारे पास यहाँ क्या है, पहला इसके अंदर आता है स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस। अब न्यूक्लियोफाइल या बेस कौन, ल्यूइस बेस जो आके अटैक कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा, अब ये याद रखना, देखो बच्चा, जितना ज्यादा बल्कियर न्यूक्लियोफाइल आएगा, जितना ज्यादा बल्कियर न्यूक्लियोफाइल आएगा उतना ज्यादा वो एलिमिनेशन को आसानी से करा पाएगा सब्स्टिट्यूशन की जगह। जितना ज्यादा हैवी न्यूक्लियोफाइल आएगा, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल आएगा, ज्यादा चार्ज के साथ आएगा, उतना ज्यादा वो क्या कराएगा बच्चा, उतना ज्यादा वो प्रेफर करेगा कि एलिमिनेशन कराए सब्स्टिट्यूशन की जगह। क्लियर है? और it prefers to act as a base and abstract a proton rather than approaching a tetravalent carbon atom due to steric hindrance। बात समझ में आई है? अगर वहां पर एक क्या लगा हुआ है, टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट हमारे पास क्या है, टेट्रावेलेंट कार्बन एटम। टेट्रावेलेंट कार्बन एटम क्या, जिसके पास ऑब्वियसली बात है कार्बन होता ही टेट्रावेलेंट है, सबको पता है, 4 बॉन्ड बना रहा है। अब एक बहुत ज्यादा बल्कियर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं जाऊंगा कार्बन के ऊपर अटैक करूं और मैं कार्बन के साथ फिर दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट हटा दूं वहां से। क्या जरूरत है, मेरे पास ऑलरेडी इतना चार्ज है, मैं डोमिनेट कर रहा हूं, यहां पर H पॉजिटिव पड़ा है, मैं इस प्रोटोन को ही खींच लेता हूं। तो प्रोटोन अगर उसके पास आ गया, H पॉजिटिव इधर आ गया, तो क्या हुआ, H आके इस बेस के साथ बॉन्ड बना लेगा। अगर बॉन्ड बनाएगा, इसने क्या कराया, एलिमिनेशन कराया कि नहीं, उधर से हेलोजन खुद छोड़ के चला जाएगा, वहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, तो एलिमिनेशन डोमिनेट कर गया। बात समझ में आई है? जितना ज्यादा बल्कि और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, हैवी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उतना ज्यादा उसके लिए एक टेट्रावेलेंट कार्बन पर अटैक करना मुश्किल रहेगा। अटैक करना मुश्किल रहेगा तो वो क्या करेगा, वो हमेशा कोशिश करेगा कि बेस वाली प्रॉपर्टी को डोमिनेट कराए। बेस वाली प्रॉपर्टी कौन सी है उसके पास, कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करे किसी प्रोटोन के साथ। कौन सा प्रोटोन, जो कार्बन एटम के पास है। जैसे यहां पर अगर मान लो ऐसा है, हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, लेट अस अज्यूम यहाँ भी CH3 लगा हुआ है, ऐसा कुछ है, और यहाँ पे हमारे पास हेलोजन लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई बेस आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा इस केस के अंदर, ये जो बी है या कि इस हाइड्रोजन को यहाँ कार्बन पे अटैक करने की जगह इस हाइड्रोजन को अपने साथ बुलाएगा, और बी और H का बॉन्ड बनेगा कि नहीं, और यहाँ पे कार्बन वाला बॉन्ड खाली हुआ, खाली हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे ये हेलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपना लेके चला जाएगा, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर है बच्चा सबको ये? ठीक है। तो अगर अब हमारे पास क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स लाइक C2H5O नेगेटिव विल ब्रिंग आउट एलिमिनेशन, वेयर एज अगर अब लाइट या वीकर न्यूक्लियोफाइल आएंगे जैसे OH नेगेटिव है, ये क्या कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। क्लियर है? क्योंकि C2H5O नेगेटिव ये अपने आप में बहुत ज्यादा बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये आएगा तो ये हमेशा क्या कराएगा बच्चा, एलिमिनेशन, और अगर OH नेगेटिव आएगा तो ये क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन। ये समझ में आई है? जितना ज्यादा हैवी और बल्कियर न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा एलिमिनेशन सपोर्टिव, जितना ज्यादा लाइटर और वीक न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन सपोर्टिव। क्लियर है? पता रहेगा अब कैसे किस तरीके से वो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन को डिटेक्ट